तो यह प्रसिद्ध पेशेवर मुक्केबाज अपने काम में व्यस्त है और अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जीवन भर की सजा सुनाई जाती है और उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया। मुझे समझाने दो। अब उस आदमी को हम हरिकेन कहेंगे। वह एक मिडलवेट मुक्केबाज है और वह नियमित रूप से मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ता है और भाई का एक अच्छा रिकॉर्ड है और वह अंततः हरिकेन के नाम से जाना जाने लगता है। और एक रात हरिकेन वह शहर में बाहर है और वह अपने दोस्त और स्पारिंग पार्टनर जॉन आर्टिस को देखता है और वे एक बार में जाते हैं जिसे द नाइट स्पॉट कहा जाता है और वे कुछ पेय लेते हैं और वे मजे करते हैं और वे निकलते हैं और वे घर की ओर ड्राइव कर रही हैं। इस बीच लगभग आधे मील की दूरी पर दो अन्य पुरुष एक अलग बार में जाते हैं जिसे लाफायट बार और ग्रिल कहा जाता है और उस बार में ये दो पुरुष अचानक से बंदूकें निकालते हैं और वे बस फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्लैन ब्लैन। अंदर के ग्राहक चिल्लाते हैं, घबरा जाते हैं। बम। एक गोली एक ग्राहक को लगती है। बम एक और बम एक और बम। बारटेंडर को गोली लगती है। दो बंदूकधारी भाग जाते हैं, अपनी सफेद शेवले में कूदते हैं, भाग जाते हैं और दुर्भाग्यवश उन ग्राहकों में से दो और बारटेंडर की जान चली जाती है और एक अन्य ग्राहक अस्पताल में पहुंच जाता है। अब इस सभी अराजकता के दौरान बार के चारों ओर दो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। ये दो लोग अल्फ्रेड और आर्टिस देखते हैं कि सभी लोग घबराए हुए हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वे बार में रजिस्टर के पास जाते हैं और वहां से बहुत सारा नकद चुरा लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे शेडी लोग हैं। फिर पुलिस आती है और वे सभी गवाहों से बात करते हैं जिसमें अल्फ्रेड और आर्टिस भी शामिल हैं और उन्हें दो शूटरों के बारे में विवरण मिलता है। पतले काले पुरुष जो लगभग 5'11" है और एक सफेद शेवरले चला रहे थे। दो पुलिस क्षेत्र की तलाशी लेती है और उन्हें एक सफेद शेवरले नहीं मिलती, लेकिन उन्हें एक सफेद डॉज मिलती है। तो वे उस सफेद डॉज को रोकते हैं और उस डॉज में हरिकेन और जॉन आर्टिस होते हैं। हरिकेन न पतला है न उसकी ऊंचाई 5'11". वह और जॉन आर्टिस उन पुरुषों के विवरण से मेल नहीं खाते जिन्होंने बार पर गोलीबारी की। फिर भी पुलिस उन्हें बार में जाने के लिए मजबूर करती है और वहाँ के गवाह कहते हैं, नहीं, ये लोग नहीं हैं। लेकिन पुलिस काम खत्म नहीं हुआ। वे फिर हरिकेन और जॉन आर्टिस को स्थानीय अस्पताल ले जाते हैं और बार के ग्राहकों में से एक वहां है, वह जो गोली लगा, वह जो घायल हुआ और वह गंभीर हालत में है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या हरिकेन और जॉन आर्टिस वही लोग हैं जिन्होंने बार पर गोलीबारी की। वह कहता है, नहीं, वे लोग नहीं हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई। इसलिए पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें हरिकेन और जॉन आर्टिस को छोड़ना होगा और वे सभी अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कई महीनों बाद तक पुलिस अभी भी मामले पर काम कर रही है और वे अल्फ्रेड और आर्टिस से मदद मांगते हैं। अब कथित तौर पर वे उन्हें कुछ चीजें पेश करते हैं, जैसे कि वे उन्हें उनकी पिछली सजा से जल्दी पैरोल देने की पेशकश करते हैं। वे उस रात रजिस्टर से पैसे निकालने के तथ्य को नजरअंदाज करने की पेशकश करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे उन्हें हरिकेन और जॉन आर्टिस को बंदूकधारी के रूप में पहचानने पर $12,000 का इनाम देने की पेशकश करते हैं और वह पैसा उनकी याददाश्त को जगाने लगता है। जैसे आर्टिस और अल्फ्रेड पूरी तरह निश्चित होते हैं कि हरिकेन और जॉन आर्टिस ही बंदूकधारी थे और वे उन्हें पहचान लेते हैं। $12,000 आपकी याददाश्त को इस तरह से कैसे सुधार सकता है? खैर, वह सकारात्मक पहचान ही पुलिस को चाहिए। और बम, वे हरिकेन को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बम, वे जॉन आर्टिस को गिरफ्तार कर लेते हैं और अंततः दोनों पुरुषों का मुकदमा शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस हरिकेन और जॉन आर्टिस के अपराधी होने के प्रति इतनी आश्वस्त और उत्सुक क्यों है, तो इस कहानी में एक पूरी नस्लीय घटक है जिसके बारे में मैं गहराई से बात करने के लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन बस यह ध्यान में रखें कि यह सब 1960 के दशक में नागरिक अधिकारों के युग के दौरान हो रहा है और तब की स्थिति, चलिए कहें, काफी अधिक नस्लवादी थी। और ये दोनों लोग कोई मौका नहीं रखते। सफेद पुलिस, जूरी, गवाह, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? खैर, अदालत में आर्टिस और अल्फ्रेड गवाही देने के लिए खड़े होते हैं और उनके खिलाफ गवाही देते हैं और निश्चित रूप से हरिकेन और जॉन आर्टिस दोनों को दोषी पाया जाता है।
और जॉन आर्टिस्ट को 15 साल जीवन की सजा सुनाई जाती है। हरिकेन को 30 साल जीवन की सजा सुनाई जाती है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब हरिकेन जेल में होता है तो वह अपने सभी फुर्सत के समय का सही उपयोग करना शुरू कर देता है। वह कानून की किताबें पढ़ना शुरू करता है, कानूनी ब्रीफ टाइप करता है, और क्योंकि भाई को फिर से सुनवाई की इच्छा है, वह बाहर निकलना चाहता है, और जब तक वह नहीं निकलता तब तक हार नहीं मानने वाला है। तो लगभग 7 साल बीत जाते हैं और वह अभी भी जेल में है। और फिर अंततः चीजें थोड़ी बेहतर होने लगती हैं। न्यू जर्सी पब्लिक डिफेंडर ऑफिस और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों यह खोजते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि अल्फ्रेड और आर्टिस्ट को पुलिस द्वारा दबाव डाला गया था और उन्हें गवाही देने के लिए रिश्वत दी गई थी। इसके अलावा जब वह जेल में होता है, हरिकेन अपने आत्मकथा को लिखने का समय निकालता है और यह प्रकाशित हो जाती है। अब लोग उसकी कहानी पढ़ रहे हैं और वे उसके पक्ष में खड़े होने लगते हैं, और इससे मामले में रुचि फिर से जागृत होती है और यह उसके साथ हुई घटना पर बहुत ध्यान लाता है। अचानक सेलिब्रिटीज और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता ध्यान देने लगते हैं। जाहिर है कि बॉब डिलन ने किताब पढ़ी और वह इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके बारे में एक गाना लिखा जिसका नाम हरिकेन है, और यह टॉप 40 हिट बन जाता है। यहाँ तक कि मोहम्मद अली भी शामिल हो जाते हैं और वह हरिकेन के पक्ष में एक विरोध मार्च का नेतृत्व करते हैं। तो यार, उसे यहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है। और फिर अंततः उनकी अपील न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है और वे मामले को देखते हैं और वे दोषी सजा को पलट देते हैं और उन्हें फिर से सुनवाई की अनुमति देते हैं। और हरिकेन और जॉन आर्टिस्ट को इस नए मुकदमे का इंतजार करते हुए जमानत पर जेल से रिहा किया जाता है। 9 महीने बाद नया मुकदमा होता है और अल्फ्रेड का शेडी एस फिर से गवाही देने के लिए खड़ा होता है और वह हरिकेन और जॉन आर्टिस्ट के खिलाफ फिर से गवाही देता है, और वह फिर से उन्हें बंदूकधारियों के रूप में पहचानता है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि समय की अवधि के कारण और क्योंकि नस्लीय तनाव बहुत अधिक है, अभियोजन पक्ष के वकील तर्क करते हैं कि हरिकेन और जॉन आर्टिस्ट ने बार में उन लोगों को इसलिए मार डाला क्योंकि वे लोग गोरे थे, और यह कि यह हत्या की साजिश इसी प्रकार की काले शक्ति की प्रतिशोध हत्या थी जो सफेद लोगों के खिलाफ थी। यह हास्यास्पद है, लेकिन जितना यह हास्यास्पद लगता है, जूरी इसे मानती है जैसे ओ हाँ, यह पूरी तरह से समझ में आता है, यह एक उल्टे नस्लवाद की तरह है। तो फिर दुख की बात है, हरिकेन और जॉन आर्टिस्ट फिर से पूरी तरह से दोषी पाए जाते हैं और जमानत पर 9 महीने बिताने के बाद दोनों फिर से जीवन भर के लिए जेल लौट जाते हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि हरिकेन को बस जेल में बैठना होगा और अपनी जीवन की सजा जारी रखनी होगी। फिर से 9 साल बाद मामला अंततः संघीय अदालत के सामने आता है। हरिकेन के वकीलों ने एक अपील दायर की थी और अदालत इस मामले को देखती है और वे अभियोजन पक्ष के तर्क को देखते हैं कि यह सब कुछ काले शक्ति की प्रतिशोध हत्या थी सफेद लोगों के खिलाफ, और वे कहते हैं कि यह बकवास है। वे पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने वास्तव में इस मामले में हस्तक्षेप किया है, इस बेतुकी थ्योरी के साथ बिना किसी सबूत के। तो फिर हरिकेन की मूल सजा के 19 साल बाद वह आदमी अंततः जेल से रिहा हो जाता है और जॉन वास्तव में इससे पहले थोड़ा बाहर निकल चुका था। अब अच्छी बात यह है कि हरिकेन वास्तव में उन लोगों के लिए एक अधिवक्ता बन जाता है जो गलत तरीके से सजा पाए हैं, जैसे कि वह था। वह लोगों की मदद के लिए इनोसेंस इंटरनेशनल नामक एक संगठन भी स्थापित करता है जिसमें जॉन आर्टिस्ट भी शामिल होता है। तो उनके लिए अच्छा है। और वैसे हरिकेन असल जिंदगी में कैसा दिखता है, यह है।